हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हैं उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन सी है। इसमें ये कह रहा है देयर आर 9 क्वेश्चंस इन सेक्शन सी। सेक्शन सी में 9 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चंस 17 to 25 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी तो हमने कर लिया, तो 16 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। तो उसके आगे इस सेक्शन सी में है 17 से 25 तक, ठीक है। और वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो शुरू करते हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ वायर ऑफ लेंथ L is bound to make a circular coil of n turns। मतलब एक हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ L है और उसको घुमा घुमा के एक सर्कुलर कोयल बना दिया गया है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल इफ I इज द करंट इन द कोयल। मतलब एक आपके पास मान लो एक लंबी सी वायर है जिसकी लेंथ है L और उसको आपने क्या कर दिया, सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर कॉइल बना दिया, तो उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। इसको अगर एक सीधी सी वायर को आप गोल गोल घुमा के ऐसा बना दोगे कुछ, तो उसके अंदर कुछ ये नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। तो उसको हमने स्मॉल n ले लिया है, ऐसा ही बोल रहा है वो। अब उसमें बोल रहा है कि अगर इसके अंदर करंट है I इस कॉइल के अंदर करंट है, तो हमें बताना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो हमें पता है कि देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन, यहाँ पे n भी आएगा क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है ना, n I अपॉन 2 इंटू R। इसमें R क्या होगा, R तो रेडियस होगा ना इसका, लेकिन वो हमको पता नहीं है कि R की वैल्यू क्या है। तो हमें यहाँ पे देखो सब कुछ पता है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, n हमें दे रखा उसने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसके अंदर, और I इज़ द करंट है इसके अंदर, वो भी दिया हुआ है उसने, लेकिन हमें R नहीं पता। तो हम कैसे निकालेंगे R? तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी लेंथ जो L थी वो तो उतनी रहेगी ना, कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे जो कॉइल की जो लेंथ होगी टोटल वो भी सेम रहेगी L के बराबर। तो देखो L किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर शुड बी इक्वल टू इसका पेरीमीटर, इस सर्कल का, इस कॉइल का पेरीमीटर कितना है 2 पाई r, और 2 पाई r इंटू n हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल। हो जाएगा ना ऐसा? तो एक रिलेशन आ जाएगा लेंथ और रेडियस के बीच में, तो 2 पाई r इंटू n ये हो जाएगा ना। ये देखो दोबारा कैसे हुआ, जो वायर ली है हमने उसकी लेंथ है L और जो हमने सर्कल बनाया कॉइल बनाया है उसकी लेंथ क्या होगी टोटल 2 पाई r, तो पेरीमीटर हो गया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो हो जाएगा L के बराबर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा रेडियस, तो R आ जाएगा L अपॉन 2 पाई n, ठीक है। अब इस R को हम इसमें डाल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारा म्यू नॉट n I अपॉन L फिर अपॉन 2 पाई n। अब ये 2 पाई n ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n I 2 पाई n अपॉन L। अब ये n स्क्वायर हो जाएगा ना इधर, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे म्यू नॉट I 2 पाई n स्क्वायर अपॉन L, ठीक है। तो ये आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। इसे बोल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मैग्नेटिक, यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ये हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से हमने डिराइव कर लिया, फाइनली ये आ जाएगा हमारा। क्योंकि हमको रेडियस नहीं पता था तो रेडियस को हमको निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ L। तो हमने जो भी दिया हुआ था L I N स्मॉल n उनकी टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ कॉइल हैज 10 टर्न्स एंड एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर।
is placed in a uniform magnetic field of magnitude 0.05 टेस्ला perpendicular to the plane of the coil। मतलब एक हमारे पास कॉयल दी गई है, एक बना लेते हैं उसको, एक कॉयल है जिसके अंदर 10 टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 10, ठीक है। और एरिया उसका दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया भी दिया हुआ है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा गया है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, कितनी है 0.05 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर, तो हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे बाहर की तरफ। इसको हटा देता हूं। आप ये समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, पूरे में ऐसे फैली हुई है बाहर की तरफ, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है, द कॉइल इज नाउ रोटेटेड बाय 180 डिग्री अबाउट इट्स डायमीटर। मतलब इसका डायमीटर ये हम एज्यूम कर लेते हैं, ये डायमीटर है, इसके अबाउट हमने इस कॉइल को रोटेट कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, अभी मान लेते हैं, देखो आगे क्या पूछ रहे हैं, देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू रोटेट द कॉइल। मतलब आपने क्या किया, इस कॉइल को रोटेट कर दिया अबाउट इट्स डायमीटर, तो रोटेट करने के बाद कितना रोटेट किया है 180 डिग्री, तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये तो इसी शेप में आ जाएगी ना। मतलब दोबारा बना लेते हैं इसको, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगी बाहर की तरफ, ठीक, और जो कॉइल है उसका क्या होगा, वो रोटेट करके वापस इसी, मतलब दिखेगा आपको ऐसा ही, इसी पोजीशन में नहीं आएगी। मान लो कि ये एक पॉइंट है ए, और इसको मान ले ए नहीं, इसको पी ले ले, पी और ये क्यू ले लेते हैं। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो पी यहां पे आ जाएगा और क्यू इधर आ जाएगा, सही है, तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो एरिया वेक्टर क्या होगा, क्योंकि हमें इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हमको फ्लक्स की जरूरत है, तो फ्लक्स के लिए एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। तो इसमें मान लेते हैं एरिया वेक्टर इस वाली पोजीशन में, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियली ले लेते हैं, और ये फाइनल ले लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन में एरिया वेक्टर मान लेते हैं बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर को थोड़ा एक अलग कलर से दिखा देते हैं, एरिया वेक्टर ले लेते हैं बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर, ठीक। और यहां पे एरिया वेक्टर वो भी बाहर की तरफ ही होगा, हमने तो कॉइल को घुमाया ना, नहीं एरिया वेक्टर फिर अंदर हो जाएगा। हमने जब ये देखो एरिया वेक्टर इसमें हमने माना है बाहर की तरफ, अगर हम इस कॉइल को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो एरिया वेक्टर जो बाहर की तरफ आ रहा था अब वो अंदर की तरफ आ जाएगा, ऐसे एरिया वेक्टर अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि फ्लक्स कितना होता है दोनों केसेस में, उसका डिफरेंस क्या होता है, और उससे हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल जाएगा। तो पहले फ्लक्स देख लेते हैं, फाई इनिशियल ले लेते हैं। फाई इनिशियल क्या होगा, फाई इनिशियल होगा, अच्छा ये क्वेश्चन तो समझ में आया ना आपको कि एक कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और उसको हमने 180 डिग्री से घुमा दिया, तो और 4 सेकंड लगे हैं उसको घुमाने के लिए, ये 180 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने, 0 से 180 डिग्री घुमाने में 4 सेकंड लगे, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडे लॉ बोलता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है किसी भी कॉइल में, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही हम निकालने के लिए हमें पहले फ्लक्स पता होना चाहिए। तो हम वही फ्लक्स निकाल रहे हैं कि इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, कितना था। तो इनिशियल फ्लक्स कितना था, फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट ए होता है ना, तो बी डॉट ए यही होता है। अब देखो बी की वैल्यू इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, बी की वैल्यू दे रखी है, ए भी पता है हमको एरिया, और थीटा कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, हमें पता है एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ हमने मान लिया अभी है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल 0, तो थीटा की वैल्यू 0। तो अब ये फाई इनिशियल क्या हो जाएगा,
कि बी कितना है, बी की वैल्यू रख देते 0.05, एरिया हो गया 0.2 इंटू कॉस 0, ठीक है, कितना हो गया ये हो जाएगा 0.01 वेबर। ये आ गया हमारा इनिशियल फ्लक्स। अब हम देख लेंगे कि अगर हमने कॉइल को रोटेट कर दिया 180 डिग्री से तो फ्लक्स कितना होगा, उसको ले लेते हैं फाइनल फ्लक्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा। अब इसमें थीटा क्या होगा, देखो बी तो उतना ही रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया ऑफ द कॉइल भी उतना ही है। थीटा देख लेते हैं, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो देखो बाहर की तरफ है ना, ये बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी बाहर की तरफ थी। और एरिया वेक्टर किधर है, अब अंदर की तरफ है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉइल, अगर देखो ऐसे बताता हूँ आपको, एक कॉइल ऐसी है जिसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, ठीक है, एक ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना एरिया के, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। अगर आपने उसको ऐसे घुमा दिया, मान लो ये P पॉइंट है, ये था P पॉइंट और ये Q पॉइंट है, अगर आपने उसको ऐसे घुमा दिया 180 डिग्री से तो ये क्या हो जाएगा, P इधर आ जाएगा, Q इधर आ जाएगा और एरिया वेक्टर भी तो नीचे की तरफ आ जाएगा अब, है ना, क्योंकि आपने कॉइल को जब 180 डिग्री घुमा दिया तो एरिया वेक्टर भी तो 180 डिग्री घूम जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, जब आप कॉइल को 180 डिग्री घुमाओगे तो एरिया वेक्टर जो बाहर की तरफ था वो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इसीलिए एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या बन जाएगा अब, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स होगा, इनकी वैल्यू डाल देंगे हम, बी कितना है 0.05 इंटू एरिया वो तो उतना ही है 0.2 इंटू कॉस 180, और हमें पता है कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये आ जाएगा हमारा -0.01 वेबर। ये फ्लक्स की यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, ठीक है। अब ये हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो फेरेडे लॉ क्या बोलता है, फेरेडे लॉ बोलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, इक्वल टू -NdΦ/dt, यही होता है ना। तो लेकिन हमको तो यहाँ पे एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई एवरेज इक्वल टू N डेल्टा माइनस N डेल्टा Φ/डेल्टा t, ठीक है। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं, देखो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस तो चलो ठीक है वो इतना ही है, और N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 10, और डेल्टा फाई कितना है, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है ना, तो हम डी फाई को डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं। डेल्टा फाई क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है -0.01, फिर माइनस इनिशियल कितना है वो भी इतना ही है 0.01 अपॉन डेल्टा टी कितना है, टाइम कितना लगा 4 सेकंड बोल रहा है ना वो, 4 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा टाइम हो जाएगा डेल्टा टी 4 सेकंड। तो इनकी देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.05 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। हमने क्या किया, फेरेडे लॉ लगाया और N/dφ/dt को हमने सीधा -N/dφ/dt को हमने -N डेल्टा Φ/डेल्टा t लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमको एवरेज निकालना था, इसीलिए हम ये dφ/dt को डेल्टा Φ/डेल्टा t लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर रिलीज्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, विच वन ऑफ देम विल हैव मोर एक्सेलरेशन। तो बोल रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ऐसे ही होते ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें ये लाइंस पैरेलल होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इक्वली स्पेस्ड होती हैं। तो ई ले लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई ले लेते हैं। अब उसमें बोल रहा है कि एक प्रोटॉन P और एक अल्फा पार्टिकल, एक हो गया अल्फा पार्टिकल, को हमने क्या किया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है।
इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ देम विल हैव मोर एक्सेलरेशन, इनमें से किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, भाई यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो जब हम इन दोनों को रिलीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा। तो फोर्स देख लेते हैं, फोर्स कितना लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है Q इंटू ई, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। और उसके बाद हम फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा Q इंटू ई के बराबर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, Q इंटू ई अपॉन एम, ये लिख सकते हैं ना हम। अब देखो यहाँ पे जिसका Q अपॉन एम का रेशियो ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। तो अब हमें देख लेते हैं कि ए Q अपॉन एम प्रोटॉन के लिए और Q अपॉन एम का रेशियो अल्फा के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए में से किसका ज़्यादा होता है। जिसका ज़्यादा होगा Q अपॉन एम उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर प्रोटॉन Q अपॉन एम इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, वो तो 1 प्लस ई, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है प्लस का बस। ठीक है, तो E अपॉन कितना हो जाएगा, ये मास कितना होता है इसका, इसका तो 1 AMU होता है, तो 1 ही ले लेते हैं, 1 AMU। ठीक है, AMU लिख देते हैं, चलो ठीक। अब देखो अल्फा पार्टिकल के लिए, फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होता है बताओ जरा, चार्ज कितना होता है, Q अपॉन एम, चार्ज होता है उसका 2E के बराबर। ठीक है, और मास कितना होता है, मास होता है 4 AMU के बराबर। ठीक है, अब इनको क्या करो, देखो इनमें से कौन सा ज़्यादा है, ये तो 2 से कट जाएगा, ये आ गया, तो ये कितना आ गया, E अपॉन 2 AMU। तो अभी बताओ E अपॉन 1 और E अपॉन 2 कौन सा ज़्यादा, ये ज़्यादा हो गया ना प्रोटॉन का। तो Q अपॉन एम ऐसे बोल सकते हैं, Q अपॉन एम फॉर प्रोटॉन इज मोर देन, ग्रेटर देन Q अपॉन एम फॉर अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं अगर प्रोटॉन का Q अपॉन एम ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा होगा, A ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज विल बी मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 20th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस चेंज व्हेन रेड लाइट इंसिडेंटिंग ऑन इट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि एक लेंस है, ऐसा लेंस मान लेते हैं हम, कोई भी लेंस मान सकते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव। ठीक है, इसके ऊपर लाइट गिर रही है, ऐसे लाइट गिर रही है तो क्या होगा, ये ऐसे पास करेगी, मान लेते पैरेलल लाइट गिर रही है तो ये ऐसे पास करेगी। ठीक है, फोकस से। तो जो भी है, हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेंस मेकर फॉर्मूला फोकल लेंथ निकालने का। क्या होता है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये अभी मान लेते हैं कि बाहर है हमारा एयर और यहाँ पर ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं। ठीक है, म्यू या एन कुछ भी ले सकते हो, कुछ किताबों में म्यू लिया होता है, कुछ किताबों में एन लिया होता है, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पे हम एन भी ले लेते हैं, कहीं पे म्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का। अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, कांस्टेंट नहीं रहता, ये चीज कांस्टेंट नहीं रहती, ये डिपेंड करती है कि कौन सी लाइट गिर रही है लेंस के ऊपर, उसकी वेवलेंथ। म्यू डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंटिंग ऑन लेंस। तो एक हमें पता है कि जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू लेंस का, मीडियम का, वो डिपेंड करेगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। मतलब म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। म्यू इज प्रोपोर्शनल टू, यू कैन से ऐसा ही बोल सकते हैं, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा। मतलब लेमडा अगर ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, लेमडा कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो पहले रेड लाइट पड़ रही थी लेंस के ऊपर, तो अगर हम रेड लाइट की बात करें और उसने क्या किया, रेड लाइट को हटा के ऑन इट, रेड लाइट इंसिडेंटिंग ऑन इट इज रिप्लेस्ड बाय वॉयलेट लाइट। पहले रेड लाइट गिर रही थी, उसको हटा के उसने वॉयलेट लाइट कर दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा कि कम। देखो जब पहले रेड लाइट गिर रही थी, रेड लाइट थी, तो रेड लाइट का जो लेमडा होता है, लेमडा फॉर रेड लाइट इज मोर देन लेमडा फॉर वॉयलेट लाइट। ठीक है, यह हमें पता है ना। अरे वो होता है ना हमारा ये विबग्योर होता है, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरफ यहां से इधर से जाते हैं वॉयलेट से रेड की तरफ, तो लेमडा बढ़ता है। ठीक है, तो लेमडा रेड का ज्यादा होता है वॉयलेट से। अब लेमडा अगर ज्यादा हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा अपने आप। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर रेड लाइट इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर वॉयलेट लाइट। ठीक है, तो ये वॉयलेट लाइट का म्यू ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करें, एक बार हम ये लिखते हैं, फोकल लेंथ ऑफ फॉर वॉयलेट लाइट इक्वल टू, ये रेड ले लेते हैं, चलो रेड, तो म्यू वी -1, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट आ जाएगा, तो 1/R1 -1/R2। ठीक है, ये आ गया। अब ये चीजें तो सेम है, रेडियस जो होगा लेंस का वो तो सेम ही रहेगा ना, चेंज क्या हुआ, सिर्फ म्यू। अब देखो ये म्यू अगर क्या हो गया, ज्यादा हो गया कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। अब ये ज्यादा हो गया तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, ये भी तो ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी, तो फोकल लेंथ ऑफ फॉर वॉयलेट लाइट क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ, क्योंकि देखो ये म्यू वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये सारा का सारा ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो गया तो ये फोकल लेंथ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर वाला ज्यादा हो जाएगा तो ये फोकल लेंथ अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, देखो लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है कौन सी लाइट उसके ऊपर गिर रही है। ठीक है, रेड लाइट गिरेगी तो उसकी फोकल लेंथ ऐसी होगी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। वॉयलेट लाइट गिरेगी तो वॉयलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वॉयलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज्यादा होता है, तो फोकल लेंथ अपने आप ही कम हो जाएगी। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिक्रीजेस when red light is replaced by, when red light is replaced by violet light। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया कि फोकल लेंथ उसकी घट जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 21 देखते हैं। इसमें बोल रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ईच स्लिट हैज एन इंटेंसिटी I
व्हाट इज द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर द फेज डिफरेंस इज 2π/3। मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमें पता है कि 2 स्लिट्स होती हैं और दोनों में से लाइट निकलती है और सामने स्क्रीन होती है, उसके ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। ऐसे ये 2 स्लिट्स हो गई, इसके सामने स्क्रीन है और यहाँ से लाइट निकलती है, ऐसे जाती है हर डायरेक्शन में। तो किसी पॉइंट पे पी पे हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम बन रहा है, मिनिमम बन रहा है, कितनी इंटेंसिटी है और कितनी उसकी फ्रिंज विड्थ होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो ऐसे ही इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है। किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास I इक्वल टू, इसको ले लेते हैं I1 ले लेते हैं, I1 इक्वल टू 4I, ठीक है, कॉस स्क्वायर डेल्टा φ/2, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें I क्या चीज़ है? I है इन स्लिट्स की इंटेंसिटी। इस वाले स्लिट की इंटेंसिटी भी I दे रखी है। बोल रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हर दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी I है, मतलब इसकी भी इंटेंसिटी I और नीचे वाले की भी इंटेंसिटी I, दोनों की इंटेंसिटी I। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर फेज डिफरेंस इज 2π/3। तो एक पॉइंट ले लिया उन्होंने स्क्रीन के ऊपर, वहां पे इंटेंसिटी निकालनी है और उस पॉइंट पे फेज डिफरेंस जो है वो 2π/3 है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है। तो इसमें इसको हम सीधा यूज कर लेंगे। तो इसमें देखो ये I क्या चीज है? I वही है स्लिट की इंटेंसिटी, और डेल्टा फाई क्या चीज है? डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस, जिस पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी निकालनी है। तो डेल्टा फाई दे रखा है हमको, डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/3। ठीक है, तो इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो I1 कितना हो जाएगा? I1 इक्वल टू 4 इंटू I कॉस स्क्वायर, डेल्टा फाई की जगह रख देंगे 2π/3 और 2 तो साथ में नीचे है ही, ऐसे 2 कट गया, कितना आ गया? 4I कॉस स्क्वायर π/3। ठीक, तो अब ये कॉस π/3 कितना होता है? 60 होता है ना। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 4I कॉस स्क्वायर 60। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, और हाफ का स्क्वायर हो जाता है 1/4। तो ये हो जाएगा 4I इंटू हाफ का स्क्वायर, तो 4I इंटू 1/4, 4 तो कट गया, बच गया I। तो इंटेंसिटी जो होगी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फेज डिफरेंस 2π/3 है, I के बराबर ही होगी। जितनी स्लिट की इंटेंसिटी है उतनी ही इंटेंसिटी उस P पॉइंट पे होगी जहां पे फेज डिफरेंस 2π/3 है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 22 देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। मतलब एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, और उसको हमने एक लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया, डाल दिया, डुबो दिया, ठीक है, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये ले लेते हैं। चलो इसको ले लेते हैं N1 और ये N2। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ले लेते हैं। वैसे किताबों में इसको N2 लिया जाता है, तो N2 ले लेते हैं। चलो N2, और इसको N1 ले लेते हैं। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 जो कि लिक्विड का होगा। तो लिक्विड का दिया हुआ है ये 2 और इसका लेंस का दिया हुआ है 1.5, और क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां का दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों मतलब लेंस के 2 फेस होते हैं ना, एक ये वाला फेस हो गया, एक दूसरा ये वाला फेस हो गया। तो दोनों फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मतलब R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और ये वाला या R2 ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इसने क्या पूछा है? डिटरमाइन द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हमें पहले नेचर और फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, उसी से नेचर पता चलेगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमको पता है,
1/f लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस वो μ2 है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम -1 इंटू क्या होगा 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अब देखो मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां से लाइट आ रही है। ठीक, तो लाइट की डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना, ये हो गया पॉजिटिव और इस तरफ हो गया, इसके ऑपोजिट हो गया नेगेटिव। तो अब और डिस्टेंस हम ओरिजिन से ही नापते हैं। अब देखो यहाँ पे 1/f क्या हो जाएगा, μ2 हमको पता है कितना है, सॉरी ये n लेना चाहिए हमको, n लिया था ना n2, क्योंकि मैंने बताया था ना कि कहीं कहीं पे हम n यूज कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और कहीं पे μ यूज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हो, लिखने का तरीका है बस। यहाँ पे हमने n ले लिया तो n ही यहाँ पे ले लेते हैं। n2 की वैल्यू कितनी है 1.5, n1 की कितनी है 2 हो गया, ठीक है, और -1 ये हो गया। और रेडियस r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहने देते हैं, फोकल लेंथ भी हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि देखो जो रेडियस है ना वो यहाँ से इसका इस वाले फेस का सेंटर यहाँ पर होगा कहीं। तो हम अगर ओरिजिन से यहाँ से नापेंगे, ये काफ़ी पतला लेंस है, ठीक है, थिन लेंस लिया है हमने, तो इस फेस से यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर का C1 का जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पोल से नापते हैं डिस्टेंस और इस डायरेक्शन में नापेंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और फिर आगे बढ़ेंगे, -1/r2, r2 क्या है, इस वाले फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो उतना 10 ही है, लेकिन ये किधर है, ये इस साइड है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो रेडियस जो होगा यहां से इस डायरेक्शन में नापना पड़ेगा, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा नापने के लिए, तो फिर ये हो जाएगा नेगेटिव, तो यहां पे लिखेंगे हम -10। ठीक, तो 1/f की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.5 - 2/2। ठीक, और ये आ जाएगा 1/10 + 1/10, तो ये देखो कितना आ गया, ये आ गया 1/f इक्वल टू -0.5/2 इंटू 2/10। ठीक है, 2 तो कट गया और इसको ऐसे लिख लेंगे 1/f, इसको f को रेसिप्रोकल है ना, इसको 1 दे रखा है तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं दोनों साइड, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इक्वल टू -10/0.5। अब ये कितना आ जाएगा बताओ जरा, ये देखो पॉइंट हटा दो, चलो आगे हटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा, f इक्वल टू -100/5, तो कितनी आ गई वैल्यू, -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो देखो 20 सेंटीमीटर आ गई, माइनस की आ रही है, तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा डाइवर्जिंग। नेचर ऑफ लेंस इज डाइवर्जिंग, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आती है वो हो जाता है डाइवर्जिंग, और जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है वो हो जाता है कन्वर्जिंग। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये देखो वैसे तो बाइकॉन्वेक्स लेंस कहने को मैक्सिमम ज़्यादातर केस में कन्वर्जिंग बोलते हैं, लेकिन ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में हम रखते हैं। अगर इसी लेंस को हमने हवा में रखा होता तब इसकी फोकल लेंथ देखते तो वो पॉजिटिव आता, ठीक है, तब वो कन्वर्जिंग होता, हवा में रखते तो कन्वर्जिंग होता। अब इस मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा डाइवर्जिंग। ठीक है, हाँ, तो ये नेगेटिव आ गई फोकल लेंथ तो डाइवर्जिंग हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 23 देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट स्पीड, मोबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, और ब्रैकेट में लिखा है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर टू बी कांस्टेंट। मतलब एक कंडक्टर है हमारे पास, ऐसा कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लेते हैं,
उसमें बोल रहा है कि इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने फिर कांस्टेंट ही तो हो गया। फिर अगर हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से जोड़ देंगे तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो उतना ही हो जाएगा ना जितना बैटरी का पोटेंशियल है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और वो कांस्टेंट है, ऐसा उसने बोल दिया कि हमने बैटरी से जोड़ रखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब देखो इसकी लेंथ मान लेते हैं L मान लेते हैं। इसके अंदर कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको E मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये इसमें पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा और रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स की, अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें और बैटरी हमने लगा रखी है, बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, वो कांस्टेंट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें अगर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या। अब देखो ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, ड्रिफ्ट स्पीड Vd, क्या फॉर्मूला होता है, E टाउ अपॉन m, ये होता हमने पढ़ा है, ठीक है। जब हमने ड्रिफ्ट स्पीड का एक डेरिवेशन करते हैं तो हम ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन ये ऐसा निकालते हैं। तो ये E क्या चीज है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m क्या चीज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो चलो दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई, ठीक। और ये कैपिटल E क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, E इक्वल टू V बाय L। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दोनों चीजें कांस्टेंट है, उसने बोल दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट बना रखा है तो V कांस्टेंट और L भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये E की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां पे देखो स्मॉल e, कैपिटल E और स्मॉल m, ये सारी चीजें तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो बचा क्या, टाउ। अब टाउ किस पे डिपेंड करता है, टाउ होता क्या है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, कि एक जैसे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर रैंडमली घूम रहे तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की तो स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा ना, क्योंकि मान लो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, यहाँ पे ये दो कोलिजन के बीच में टकराने का टाइम है, मतलब ये पाथ है, यहां से जाता है इलेक्ट्रॉन यहां तक जाता है तो कुछ ये वाला पाथ लेता है दो कोलिजन के बीच में। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाती है, तो स्पीड बढ़ जाएगी तो ये इतना ही ये जो पाथ लेगा इसको ट्रेवल करने के लिए कम टाइम लेगा ना, तो टाउ की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाएगी, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर अगर हम ऐसे बोल सकते हैं एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड Vd, पहले लिख लेते हैं टाउ डिक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम, हेंस Vd डिक्रीजेस, ड्रिफ्ट स्पीड घट जाएगी। अब देखो अब मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला ये है, इसको इसमें डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, ई टाउ अपॉन m, और E भी साथ में है, E तो कट गया, आया क्या, E टाउ अपॉन m। अब देखो इसमें भी ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो दोनों सेम है, ये तो सेम रहेंगे, कांस्टेंट है, तो बचा क्या, टाउ। तो अब दोबारा से जो म्यू है मोबिलिटी, इसको लिख लेते हैं मोबिलिटी, ये मोबिलिटी का फॉर्मूला है। तो मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाउ पे, यहां पे, तो टाउ एक्चुअली कम हो रहा है ना, तो मोबिलिटी भी कम हो जाएगी, म्यू ऑल्सो डिक्रीजेस, म्यू भी घट जाएगा क्योंकि
ये सीधा टाउ पे डिपेंड कर रहा है, टाउ घट रहा है तो म्यू भी घट जाएगा। अब देखो और क्या पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। हम डेरिवेशन में इसको निकालते हैं, जिस डेरिवेशन में ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला निकालते हैं उसी के साथ उसकी आगे ही डेरिवेशन में हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी निकालते हैं। तो अब इसमें देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो भी कांस्टेंट होता है कंडक्टर के अंदर, हमें पता ही है। तो बचा क्या, ये भी टाउ। अब टाउ अगर कम हो जाएगा, यहां पे सीधा देखो टाउ ही ना जो चेंज हो रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। टाउ अगर घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी तो बढ़ जाएगी ना, तो ऐसे लिख लेंगे कि टाउ अगर घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, तो रो इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हमने देख लिया, हमसे यही पूछा था ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, मोबिलिटी वो भी घट जाएगी और रेजिस्टिविटी ये बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 24th देखते हैं। इसमें बोल रहा है कैन यू यूज मैग्नेटिक फील्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, यस स्लैश नो, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब क्या हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर सकते हैं किसी चार्ज पार्टिकल जो चल रहा हो, कोई मूव कर रहा हो, मूविंग चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज करने के लिए। मतलब अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है Q और वो मूव कर रहा है किसी स्पीड से, क्या हम उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, ये वो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके। तो देखो इसका आंसर मैं पहले आपको एक चीज बताता हूं इसके बारे में, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, फोर्स F वेक्टर इक्वल टू Q V क्रॉस B, यही होता है ना, फॉर्मूला हमको पता है, Q V क्रॉस B होता है। अब देखो V इज द वेलोसिटी और B क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड। तो लेकिन ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। हमको ये पता है कि अगर दो वेक्टर हैं A और B, दो वेक्टर है A क्रॉस B, अगर हम करेंगे तो वो आएगा बाहर की तरफ, A क्रॉस B आएगा बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ का मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर आएगा A क्रॉस B, ठीक। अब ये जो A क्रॉस B आया हमारा, इसको C नाम दे देते हैं, C इक्वल टू A क्रॉस B। तो जो C वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो C वेक्टर है वो A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है, सही है कि नहीं। तो ऐसे ही जो फोर्स होगा ना वो V के परपेंडिकुलर भी होगा और B के परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। तो F वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर, और F वेक्टर मतलब दोनों चीजें होंगी, F जो होगा वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें एक चीज जब हमें यह पता चलता है कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है हमेशा, तो फिर वर्क डन बाय फोर्स F वेक्टर on the charge particle will be 0।
क्यों? अगर देखो फोर्स ऐसे लग रहा हो और वेलोसिटी इस तरफ हो, तो अगर आप ऐसा बोलोगे परपेंडिकुलर ही तो हुआ। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये वाली कंडीशन ही तो होगी ऐसी कुछ। तो अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो अगर हम बोले वेलोसिटी इस तरफ मतलब थोड़ा सा dx इज द डिस्प्लेसमेंट, वो किधर होगा? वो भी तो इसी तरफ होगा ना। किस तरफ? वेलोसिटी की तरफ। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? वर्क डन हो जाएगा F डॉट dx, F डॉट dx, ठीक है। और dx ही हमारा, ये dx या r ले लो उसको, dr। तो देखो dr का जो डायरेक्शन है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, dr बाय dt, ठीक है। तो जिस तरफ dr होगा उसी तरफ वेलोसिटी होगी। तो dr भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब फोर्स और dr परपेंडिकुलर हुए। और वर्क डन हमें पता है क्या होता है, F डॉट dr। तो ये हो जाएगा F dr cos 90, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90। तो ये तो जीरो हो गया, cos 90 जीरो होता ना, तो इसलिए वर्क डन भी जीरो हो गया। अब जब कोई वर्क डन नहीं हुआ, हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन चेंजेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहां पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वर्क डन चेंजेस काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहां पे वर्क डन ही जीरो हो रहा है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा के ई, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। ऐसा भी तो बोल सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि जब डेल्टा के ई जीरो है, मतलब वर्क डन करता क्या है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। अब जब, और पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करता है, लेकिन जब वर्क डन ही जीरो है तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वर्क डन ही जीरो है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इसको ऐसे हम बोल सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई, तो ये क्या होता है, हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, यही तो होता है ना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये, इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। तो यहां से देखो हमें क्या पता चलता है, सब कट गया, तो आया क्या, वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल। स्पीड, वेलोसिटी तो चलो अलग अलग होती जाती, वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है, लेकिन ये बोल रहा है कि स्पीड चेंज नहीं हो सकती। यहां पे काइनेटिक एनर्जी में स्पीड का रिलेशन है, ये वी आई इज द स्पीड, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना तो स्पीड हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियल स्पीड है वही फाइनल स्पीड, मतलब स्पीड चेंज हो ही नहीं सकती मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर है नो, हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे यहां पे लिख लेते हैं, अब मैं शुरू में लिख लेता हूं, नो वी कांट यूज मैग्नेटिक फील्ड टू चेंज स्पीड of a moving charged particle, ठीक है, सॉरी, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल की हम स्पीड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क डन जीरो होता है, और वर्क डन जब जीरो होगा तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आएगा। जब काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा तो उसकी स्पीड को कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
25 देखते हैं। इसमें बोल रहा है नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द अर्थ वार्म, मेंशन इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज एंड राइट एनी 2 यूजेस ऑफ इट। मतलब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट बताना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अर्थ को गर्म करने के लिए, अर्थ को वार्म करने के लिए। तो वो हमें पता है कि एक ही रेज होती हैं जिनको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका तो सीधा आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड, ये इसके साथ ही आएगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस या इंफ्रारेड रेज भी बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव्स भी, कुछ भी बोल देते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप द अर्थ वार्म। ठीक है, तो ये तो हमें याद होना चाहिए, इंफ्रारेड जो होती है वो अर्थ को वार्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब इसमें बोल रहा है मेंशन इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो गई, ये होती है 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यही होती है। और इसके यूजेस भी लिखने हैं हमको, तो यूजेस क्या हो जाएंगे, इसके 2 यूजेस बताने हैं। तो एक यूज तो है इट इज यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी, ठीक है। और दूसरा यूज बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल। मतलब जो हमारे घर में यूज होती है ना, ये हमारे घर में टीवी, एसी, ये जो चीजें रिमोट से चलती हैं, इनके अंदर इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं। तो उसकी मदद से क्या होता है कि इंफ्रारेड रेज निकलती हैं और डिटेक्ट हो जाती हैं टीवी से, और फिर वो स्विच ऑन हो जाता है। तो ऐसे ही इसको हम यूज करते हैं रिमोट कंट्रोल्स में। तो इट इज यूज्ड इन टीवी या फिर एसी बोल दो, या दूसरे अप्लायंसेज हैं, कुछ भी हैं, रिमोट कंट्रोल्स। वैसे बेसिकली रिमोट कंट्रोल्स लिख सकते हो आप। इट इज यूज्ड इन टीवी, एसी एक्सेट्रा, रिमोट कंट्रोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और यहां पे हमारा सेक्शन सी खत्म हो गया है। हमें लगभग 50 मिनट से ज़्यादा लग गए, लेकिन आपको ये सेक्शन करने में तकरीबन आधा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि हमने तो इसमें थोड़े थ्योरी वगैरह भी समझाया भी है, जो भी है। तो हर सेक्शन में हमको जितना टाइम लग रहा है, आपको उसका आधा लगना चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चन करिए, ठीक है।